नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेवा सदन उपन्यास की समस्या को लेकर के, यानी सेवा सदन उपन्यास के भीतर जो समस्याएं हैं। तो सेवा सदन, जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का ये महान उपन्यास है, पहला महान उपन्यास। तो सेवा सदन में बहुत से आलोचक जो हैं वो वेश्यावृत्ति की समस्या देखते हैं, किंतु रामविलास शर्मा इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि सेवा सदन की जो मुख्य समस्या है वो वेश्यावृत्ति नहीं है, वो समस्या दूसरी ही है। तो चलिए हम आज उस समस्या पर बात करते हैं और इसके साथ साथ और भी जो समस्याएं हैं उस उपन्यास में चित्रित, उन पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो सेवा सदन की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है नारी की पराधीनता। नारी इस समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग है। समाज में सबसे ज़्यादा दलित यदि किसी को कहा जाए तो वो नारी को ही कहा जाता है, क्योंकि समाज का जो सबसे निचला वर्ग है, जो सबसे दबा कुचला वर्ग है, वो भी जो है स्त्रियों को दबाता है, उसका शोषण करता है, उस पर अत्याचार करता है। तो इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने नारी की पराधीनता और नारी की पराधीनता के जो प्रेरक शक्तियां हैं, जो नारी की पराधीनता को प्रश्रय देती हैं, सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप में, उन सभी को कटघरे में लाकर खड़ा किया है। तो इस उपन्यास की यानी सेवा सदन की सबसे प्रमुख समस्या है नारी की पराधीनता। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं जी सकती। आज भी समाज के, ये तो बात हो गई पहले विश्व युद्ध के दिनों की, जब उन्होंने इस उपन्यास की रचना की थी। पहले तो उर्दू भाषा में इसको लिखा था, किंतु बाद में इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया सेवा सदन के नाम से। युद्ध के दिनों की रचना है ये। लेकिन आज इस दौर में, यानी 100 साल बाद भी हम क्या देखते हैं, समाज में नारी आज भी दबी कुचली और पराजित, पराश्रित और शोषित है। समाज का वर्ग जो है, प्रत्येक वर्ग, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग हो, सभी जो हैं स्त्रियों का शोषण करते हैं। उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जो है उनके जीवन का निर्णय लिया जाता है। उन्हें क्या पहनना है, किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, और सबसे ऊपर शादी करनी है, अपना जीवन साथी चुनना है तो किसे चुनना है। पहली बात तो उनसे पूछा तक नहीं जाता है, उनसे पूछा भी नहीं जाता है, और अगर पूछा भी जाए तो पूछा जाता है तब भी उसकी भी एक शर्त है कि पहला चुनाव जो है वो माता पिता करते हैं कि हमने इनको चुना है, अब इन चुने हुए में से तुम चुनो। और इसको वो कहते हैं कि हमने चुनने का अधिकार दिया है। चुनने का अधिकार ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ चीज़ें ला दें, अब बोलो इसमें से चुनो। अगर हमें इनमें से कुछ भी ना हो पसंद तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो है उनको ऐसे विवाह करने पड़ जाते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल भी चाह नहीं होती है। तो समाज में स्त्रियों को इस तरह से दबा कर रखा जाता है, इस तरह से उनको जकड़ दिया जाता है तरह तरह के बंधनों में, और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान देता है इस तरह से उनको दबाने में, उनका शोषण करने में, वो है पुरानी मान्यताएं, परंपराएं, पुराने ख्यालात जो सोचते हैं कि स्त्रियों के लिए अच्छा वही है जो उसके पिता निर्धारित करें, जो बड़े जो उसके बारे में सोच रखा है उन्होंने, वही उनके लिए बेहतर है। उन्हें अपने बारे में अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उन परंपराओं के अंतर्गत जो है तरह तरह की चीज़ें आती हैं। ये वर चुनने का अधिकार हो गया, और इसको लेकर के तरह तरह की चीज़ें, सतीत्व का गीत गाया जाता है, पति सेवा, पतिव्रत के गीत गाए जाते हैं, उच्च चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करें, तो तरह तरह की बातें हैं। तो इस उपन्यास में भी सुमन जो है, इसकी जो नायिका है, केंद्रीय पात्र है, वह उसके इर्द गिर्द की घटनाओं को अगर हम गौर से देखें तो हमें पूरे समाज का वास्तविक चित्र दिखाई पड़ता है।
समाज किस हद तक जो है वो क्रूर हो जाता है स्त्रियों को लेकर के, उसके प्रति वो इस तरह से व्यवहार करता है जैसे वो कोई एक पशु हो जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। हम जैसे चाहें उसका वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जहाँ चाहें उसको बेच सकते हैं, जिस खूंटे से चाहे उस खूंटे से बांध सकते हैं। तो सुमन को केंद्र में रखा है प्रेमचंद जी ने, और उसको केंद्र में रखकर जो उन्होंने कथा बुनी है सेवा सदन की, उस कथा के एक एक हिस्से में उन्होंने पूरे समाज को नंगा कर दिया है, उसके वास्तविक चरित्र को सामने रखा है कि किस तरह से समाज शोषण करता है, स्त्रियों को किस दृष्टि से देखता है वास्तव में। लेकिन हम उसकी पड़ताल करेंगे इस मुख्य समस्या को ही लेकर के कि नारी की पराधीनता, पूरे समाज का जो स्वरूप है उसको देखकर। तो सुमन जो है दारोगा कृष्णचंद्र की पुत्री है। उसकी माता चाहती थी कि बचपन में ही विवाह कर दिया जाए सुमन का, लेकिन पिता जो थे वो नए ख्यालात की हवा उनको लग गई थी, आदर्शवादी थे। उन्होंने पुलिस की नौकरी में रहते हुए भी कभी घूस नहीं लिया था। लेकिन जब सुमन बड़ी हुई तब उसके विवाह के लिए वर जब ढूंढना उन्होंने शुरू किया, तब उन्हें इस समाज की असलियत दिखाई पड़ी, वास्तविकता दिखाई पड़ी। हर व्यक्ति जो है दहेज के लिए मुंह फाड़ता है बड़ा बड़ा। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके माता पिता उतना ज़्यादा उसके लिए दहेज मांगते हैं। खुद जो है एक तरफ दिखावा करते हैं, कहते हैं कि ये दहेज प्रथा बहुत बुरी है, लेकिन उसको कायम रखने के लिए वो बहाने ढूंढ लेते हैं। कोई कहता है कि मैं खुद इस दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने खुद अपनी कन्या का विवाह किया है या मुझे करना है, उसका खर्च मैं कहाँ से पूरा करूँ? तो क्या लड़की वालों ने ठेका ले रखा है कि लड़के वालों के जो है खर्च हैं उसको पूरा करेंगे? इस तरह की चीज़ें, इस दहेज प्रथा ने जो इस कन्या के पिता, माता पिता होना जो है कितना बड़ा जो है उनके लिए अपराध बोध का कारण बन जाता है समाज में। इस कारण से तो हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि उसे जो है कन्या एक आ गई, इसका मतलब जो है उसके लिए दहेज का जुगाड़ करना है, एक बोझ पड़ गया। और ये जो है आगे चलकर भ्रूण हत्या, कन्या संतान की हत्या कर दी जाती थी, और आज भी होती है गैरकानूनी तरीके से ही। इसको गैरकानूनी घोषित किया गया है, किंतु चोरी छुपे ये होता है। और बहुत सारे जो हैं इस तरह के संस्थान जो भ्रूण हत्या करते हैं, जो अबॉर्शन करवाते हैं, वो संस्थान चल रहे हैं चोरी छुपे, ये अपना कारोबार चला रहे हैं आज भी। तो दहेज एक बहुत बड़ी विशाल विकराल समस्या है, किंतु इस दहेज प्रथा से वास्तव में जो है कौन प्रताड़ित होता है? मुख्य रूप से इसकी प्रताड़ना झेलती है स्त्री, नारी झेलती है इस प्रताड़ना को, और उसके बाद जो है उसके घर वाले, उसके माता पिता भी इसको झेलते हैं। गरीब हैं लेकिन उन्हें दहेज का जुगाड़ करना है। अगर अच्छा वर चाहिए, अच्छे घर का वर चाहिए, खाते पीते घर का वर चाहिए, तो उन्हें मोटी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज जो है दहेज प्रथा को मानता है। मुंह से भले ही कितना कहे कि हम नहीं मानते, वो सब तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो दिखाने लगते हैं, मजबूरियां दिखाने लगते हैं। दूसरे तरह के जो हैं अभिभावक, लड़के वाले, लड़कों के माता पिता, तो वो जो हैं वो दूसरा तरह का बहाना देते हैं। देखिए, इससे तो मेरे बेटे को जितना लाभ होगा आप जो देंगे उतना ही लाभ आपकी बेटी का ही होगा। मेरे बेटे को बाइक अगर आप देते हैं तो आपकी बेटी भी उस पर चढ़कर घूमेगी। मेरे बेटे को घर में टीवी आप अगर देते हैं, टेलीविज़न, तो आपकी बेटी भी तो उसमें देखेगी ना सीरियल। सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, तो वो देखेगी, ये उसको भी लाभ होगा। तो ये बहाने ढूंढते हैं और ऊपर से मुंह में दिखाने के लिए समाज में कहते हैं कि हम दहेज प्रथा को नहीं मानते हैं, हम दहेज प्रथा ये बहुत बुरी चीज़ है। तो दहेज के कारण जो है, जब देखते हैं दारोगा कृष्णचंद्र कि विवाह नहीं हो पा रहा है, सारी ज़िंदगी उन्होंने पुलिस की नौकरी की और दहेज नहीं लिया, इसलिए उनके पास कुछ संचित नहीं रहा। उन्होंने जमा संचय करना, संचय को महत्व नहीं दिया। ये भी एक आदर्श है हमारे समाज का, अपरिग्रह जिसको कहते हैं।
यानी जो है चीज़ें का संग्रह नहीं करना है, जितनी जो अभी ज़रूरत है बस उतनी ही हो, भविष्य के लिए क्या जमा करना है। लेकिन इससे क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, कौन कौन सी विकृतियां पैदा हो जाती हैं समाज में और जीवन में, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसी तरह से बहुत से आदर्श हैं, वो आदर्श जो हैं लोगों को गुलाम बनाते हैं। तो दहेज के लिए दारोगा कृष्णचंद ने अंततः क्या निर्णय लिया कि वो रिश्वत लेंगे अब, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। अपनी पुत्री को अच्छे घर में देने के लिए उन्हें दहेज देना पड़ेगा, और दहेज की रकम जो है जुगाड़ करने के लिए उनको और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो लेते हैं दहेज और पकड़े जाते हैं। और इसका कारण जो है, उनको अभ्यास तो था नहीं कि दहेज लेना है तो कैसे, माफ़ कीजिएगा, रिश्वत जो है किस तरह से ली जाती है। रिश्वत लेने का भी एक कायदा है। रिश्वत जो है जब कोई लेता है तो वो अकेले नहीं दबाता है, वो आसपास के लोगों को भी शेयर करता है थोड़ा, ताकि वो दूसरे लोग भी चुप रहें। तो इनको दहेज बार बार मुँह से निकल रहा है, ये रिश्वत का जो है चलन इनको पता नहीं था कि किस तरह से रिश्वत चलता है समाज में। तो इन्होंने सारा जो है रिश्वत खुद ही दबा लेने की कोशिश की, और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने मुंह खोल दिया, पकड़े गए, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। सीधे साधे थे, आदर्शवादी थे, तो अपराध स्वीकार कर लिया, सज़ा हो गई इनको। तो अब जो है, अब पढ़े लिखे और अच्छे घर में सुमन का विवाह होने से रहा। तो अब जो है क्या किया गया, गांव में लड़के ढूंढने की कोशिश की गई। सुमन के मामा लड़का ढूंढने गए, तो इस रूप में जो है जब लड़का ढूंढने गए तो अब सुमन के भाग्य में रहा क्या, उसको अंततः मिला एक दुहाजू वर। दुहाजू यानी जिसकी एक शादी हो चुकी है और पत्नी मर चुकी है, उसको दुहाजू कहते हैं। तो ऐसा दुहाजू वर जो है वो मिला गजाधर जी। तो वो भी जो क्या है, वो एक टिपिकल पुरुष चरित्र हैं। तो उनके भी भीतर जो है, जब सुमन जाती है बाहर, मंदिर में ठाकुरबाड़ी में पूजा होती है, वहाँ मुजरा होता है भोली बाई का, तो वहाँ देर हो जाती है। और देर होने के कारण जब वो आती है रात को, तो पति संदेह करता है, उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं औरत जो है उसको जल्दी घर आ जाना चाहिए, अगर उसे देर हो जाए तो फिर क्या है, जरूर गड़बड़ है, उसके चरित्र पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। मर्द भले रातों तक गायब रहे, वो कहे कि मैं काम में था, काम का बहाना है उसके पास कि काम में इतना व्यस्त था, आने का मौका नहीं मिला। लेकिन स्त्री अगर बाहर रहे तो इसका मतलब एक ही है, लोग समाज समझते हैं, बस यही एक अर्थ है कि वो जो है कहीं अपना जो है कुछ अनैतिक संबंध उसमें लिप्त थी। तो वहाँ से वो निकालने की धमकी देता है। और सुमन जो है उसमें भी स्वाभिमान है, और स्वाभिमान के कारण वो कहती भी है कि तुम ऐसा कहो ना कि मुझे रखना नहीं चाहते हो, मेरे ऊपर पाप क्यों लगा रहे हो, तुम मुझे रखना नहीं चाहते हो, ऐसा कह दो, तुम ही थोड़े मेरे अन्नदाता हो, तुम ही मेरे अन्नदाता हो क्या, मैं जहाँ पर मजदूरी करूँगी वहीं पर मैं अपना पेट पाल लूँगी। तो पुरुष समाज जो है, पुरुष पति जो है, वो पति मानता है ऐसा, वो समझता है कि वो अन्नदाता है औरत का, वो नहीं खिलाएगा तो फिर उसका पेट नहीं भरने वाला है। हालांकि इसमें थोड़ी सी सच्चाई ज़रूर है। बहुत सारे ऐसी जो स्त्रियां हैं, वो इसी कारण से जो है वो ज़िंदगी भर उस शोषण और अपमान में पिसती रह जाती हैं। लेकिन ये तभी होता है जब उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि वो अपना पेट पाल सकती हैं। इसके साथ साथ जो है परंपराएं, उनको बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो उन्हें इस स्थिति को, इस अपमान को, इस यंत्रणा को झेलने के लिए विवश करती हैं। और वो शिक्षाएं क्या हैं कि पति के घर से सिर्फ अर्थी ही बाहर निकलनी चाहिए औरत की। विवाह के बाद उस घर में डोली गई तो फिर वहाँ से अर्थी ही बाहर आए, यानी जैसा भी उसके साथ व्यवहार हो, पशु की तरह व्यवहार हो, उसके साथ दासियों की तरह व्यवहार किया जाए, उसका अपमान किया जाए, उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, जानवरों जैसा व्यवहार हो उसके साथ, फिर भी उसे वहीं रहना है, उस घर से नहीं, उस घर को छोड़ना नहीं है। तो ये किस तरह की का आदर्श है? क्या ये आदर्श सही है? तो उसको इस तरह से
मानता है, उसका पति गजाधर भी इसी तरह का है, निकालने की धमकी देता है और सुमन बोलती है मैं जा रही हूँ, वो चली जाती है। लेकिन इसके बाद वकील पद्म सिंह के यहाँ वो आश्रय लेती है। लेकिन वहाँ से भी क्या होता है, समाज में जो है विरोध शुरू होने लगता है, संदेह लोगों को होने लगता है कि ये इनके बीच में ज़रूर कुछ अनैतिक संबंध है। और वकील पद्म सिंह जो हैं, जो खुद आदर्शवादी हैं और समाज सुधारक संस्था भी चलाते हैं, तो वो उसको, सुमन को घर से निकलने पर मजबूर करते हैं। सुमन के लिए अब कोई चारा नहीं रह जाता है। उसने ये करवा अनुभव देख लिया था कि ये समाज जो है उसी स्त्री की इज्जत करता है जो स्वतंत्र है, जो किसी की गुलाम नहीं है, जो अपनी इच्छा से अपना जीवन जीती है। वो इस हद तक स्वतंत्र है कि वो अपना तन भी बेच सकती है। तो समाज उसकी जो है इज्जत करता है। और उसने देखा भी था इसको भोली के संदर्भ में। भोली जो वेश्या थी, भोली वेश्या का जब गाना हुआ था ठाकुरबाड़ी में, फिर वकील पद्म सिंह जब म्यूनसिपैलिटी के मेंबर चुने जाते हैं, तो वो अपनी इस खुशी को जाहिर करने का उनके पास जो रास्ता है, जो साधन है, वो है भोली का मुजरा करवाना। और मज़े की बात यह है कि वो जो है वेश्याओं के नाच गान को जो है वो उसके कट्टर शत्रु हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और उसके सुधार के लिए वेश्याओं का जो है सुधार, समाज सुधारक संस्था है उनकी, जो इसके लिए काम करती है। लेकिन अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो क्या करते हैं, भोली का मुजरा रखवाते हैं। तो ये है दोहरा चरित्र समाज का। वो ऊपर से जो है बहुत आदर्श वाली बातें करता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वो क्या करता है, वो उसी अनैतिक कार्य में संलिप्त होता है, प्रेरित करता है। ये समाज जो है वेश्याओं को केवल जो है वेश्यावृत्ति को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि वेश्याओं को पैदा भी करता है। और इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, कैसे समाज का एक एक वर्ग जो है उसको उस रूप में देखता है। तो ये नारी की पराधीनता का चक्र पूरा चलता है इसमें। समाज का एक एक वर्ग जो है, जो आदर्श के चादर, आदर्श का नकाब ओढ़ कर रखा है, प्रेमचंद उसके चेहरे से वो नकाब खींच लेते हैं। वो दिखाते हैं कि ये जो तुम्हारा समाज है, जिसको तुम इतने डींग हाँकते हो, इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, दोनों समाज के लोग जो हैं अपनी स्त्रियों से वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं, उनको वेश्यावृत्ति की ओर ढकेल रहे हैं और आदर्श के गुण गा रहे हैं। पति सेवा, सतीत्व के गुण वो गाते हैं, उसके गीत गाते हैं। तो सुमन को ये एहसास हो गया था कि उसने देखा जब भोली का गाना हो रहा था वहाँ, क्या नाम है, पद्म सिंह ने अपने घर पर जब रखा था जलसा भोली का गाना, तो वहाँ सारी जो स्त्रियाँ थी वो देख रही थी कि जितने पुरुष हैं सबकी निगाह भोली पर टिकी हुई है। उसके गाने की बड़ी तारीफ हो रही है। सुमन भोली से भी कहीं अधिक खूबसूरत थी और उसका गला भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कभी इतना सम्मान नहीं हुआ। भोली का सम्मान इतना क्यों? भोली के जब घर पर, भोली अपने घर पर जब मौलूद रखती है, एक उत्सव रखती है, तो वहाँ जो है धर्म के जो ठेकेदार हैं, पंडित, मौलवी, अलग अलग धर्मों के, वे सब उसके घर आते हैं, उस जलसे में शामिल होते हैं। तो उसने इस सच्चाई को देख लिया था कि समाज जो है उसी स्त्री की इज्जत करता है जो स्त्री दूसरे की गुलाम नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए। और इस बात के कारण जो है उसको एक तरह से प्रेरणा मिली कि वो भी अब वेश्यावृत्ति ग्रहण करे। जब उसको घर से निकाला जाता है, फिर पद्म सिंह के यहाँ आश्रय लेती है, वहाँ से भी निकाला जाता है उसको, समाज जो है उसे वहाँ रहने नहीं देता, व्याभिचार के संबंध की कल्पना कर लेता है वकील पद्म सिंह के साथ। तो उसके पास अब कोई ठौर नहीं रह जाता, तो वो वहाँ भोली के यहाँ आश्रय लेती है। लेकिन ये समाज जो है वो उसको उस रूप में भी नहीं देख सकता। ये जो खोखला उनका आदर्श है कि एक ब्राह्मण संप्रदाय, ब्राह्मण जो है वर्ग की स्त्री वो वेश्यावृत्ति करे।
अब उसको समझाने के लिए लोग पहुंचते हैं, समाज सुधारक वगैरह पहुंचते हैं, उनको आड़े हाथों लेती है सुमन। वो कहता है समाज सुधारक कि तुम्हारा कितना आदर होता था, कितना सम्मान था तुम्हारा, सब लोग तुम्हारे चरणों की धूल माथे पर लगाते थे। सुमन हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो समझती हूँ कि मेरा सम्मान अभी जितना हो रहा है इसका 1% भी, उसका शतांश भी पहले नहीं होता था। मैं जब ठाकुर द्वारे में वहाँ गई थी झूला देखने के लिए, रात भर मैं खड़ी भीगती रही, किसी ने मुझे भीतर नहीं बुलाया, लेकिन जब उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चरणों से वो मंदिर जो है पवित्र हो गया है। तो वो जो है समाज सुधारक बगलें झांकने लगता है। क्या कहे उसको, वो एक आदर्श की दुनिया में रहता था और जीवन की जो कटु यथार्थ है, सच्चाई है, उससे उसका साबका कभी पड़ा नहीं था। सुमन ने जब उसको सच्चाई से रूबरू करवाया तो उसके तो तोते उड़ गए। वो क्या कहे, उसको कुछ जवाब देते नहीं बना और वो चलता बना। फिर बाद में जब वकील पद्म सिंह आए और वकील पद्म सिंह भी जब उसको उपदेश देने लगे, समझाने लगे उसे, तो उसको भी वो आड़े हाथ लेती है। वो कहती है उसको, माने वकील जब कहते हैं उसको कि ये छोड़ दो तुम वेश्यावृत्ति, तो उसको आड़े हाथ लेते हैं कि अरे आपको दुख है। वो हमदर्दी जाहिर करता है वकील पद्म सिंह, तो बोलती है अरे आप अफसोस क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा आपने उपकार किया है मेरे ऊपर। आप अगर घर से न निकालते तो मेरा उपकार नहीं होता इतना बड़ा, आपने तो मेरा जीवन सुधार दिया आपने घर से निकाल कर मुझको। वकील पद्म सिंह भी बगले झांकने लग जाते हैं, क्या कहें। तो इस तरह से जो है वो आड़े हाथों लेती है समाज के उन लोगों को जो झूठे आदर्शों का मुलम्मा ओढ़ के रखते हैं, नकाब ओढ़ के रखते हैं, उनको वो वास्तविकता से रूबरू करवाती है। स्त्री जो है समाज में पराधीन है, उसके पराधीन होने के पीछे समाज का प्रत्येक वर्ग जो है जिम्मेदार है। न केवल जो है उसका परिवार होता है, बल्कि जो है समाज के और जो ठेकेदार हैं, चाहे वो नैतिकता के ठेकेदार हों चाहे धर्म के ठेकेदार हों, सब जो हैं एक तरह से स्त्री को गुलाम बना कर रखते हैं। ऐसी ऐसी जो है कहानियाँ, आदर्शात्मक कहानियाँ रची जाती हैं, पति सेवा की, नारित्व की, सतीत्व की जो महान कहानियाँ हैं, चरित्र की, चरित्रवान स्त्री की कहानियाँ ये थोपी जाती हैं। तो उनके लिए आदर्श इस तरह का रखा गया है कि पति चाहे जैसा भी हो वो देवता है। बहुत से फिल्में भी, गीत भी बने हैं। तो इस तरह से इस उपन्यास की जो केंद्रीय समस्या है वो नारी की पराधीनता है, और इसको प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है, सामने रखा है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद एक ऐसा यथार्थवाद प्रस्तुत कर रहे थे जो उससे पहले हिंदी कथा साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। भारतेंदु युग में, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भारतेंदु जी के निबंधों और नाटकों से प्रेमचंद के उपन्यासों का संबंध गहरा जुड़ता है। भारतेंदु अपने निबंधों में जिस व्यंग का प्रयोग करते हैं, प्रेमचंद उसी तरह के व्यंग का प्रयोग समाज की जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई को जाहिर करने के लिए उस तरह के व्यंग का प्रयोग वो अपने उपन्यासों में करते हैं। तो उस तरह के यथार्थवाद की वो रचना कर रहे थे। इसके अलावा और जो कई ऐसी समस्याएं हैं जो फुटकल रूप में देखी जाती हैं, लेकिन मूल जो है समस्या यही है। गांव में जो है लोग क्या हैं, जब सुमन के लिए लड़का देखने के लिए उसके मामा जाते हैं गांव में, पिता तो जेल चले गए, उनको सज़ा हो गई, अब मामा के ऊपर दायित्व आता है इसका विवाह करवाया जाए। तो शहर में पढ़े लिखे लड़कों से तो अब होना नहीं है, क्योंकि उनको जो दहेज चाहिए, मोटी रकम चाहिए, तो वो रकम कहाँ से जुगाड़े। तो गांव में जब जाते हैं तो गांव में जैसे ही पता चलता है कि लड़का देखने के लिए आ रहे हैं लड़की वाले, तो पूरा गांव का माहौल ही बदल जाता है। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जो पुरुष जो दिन भर खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वे खेतों में नहीं जाते हैं।
वे अपना बड़प्पन दिखाते हैं। जो जवान लड़के हैं वो अपने कपड़े जो उन्होंने गठरियों में बांध कर रखे हैं विशेष अवसरों पर पहनने के लिए, उनको निकाला जाता है। उनके पास यदि अंगूठियाँ मालाएं नहीं हैं, मोतियों की मालाएं, तो वो दूसरों से किसी से मांग कर पहन ली जाती हैं। बूढ़े लोग जो हैं वे अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को धनी मानी लोग दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, गाँव से नाइयों और दूसरे तरह के मज़दूरों को वो बुला लेते हैं खेतों से। कोई जो है अपनी धोती छटवाता है, उससे करीने से धोती पहनवाता है, तो कोई जो है वो अब मालिश करवाता है अपनी। ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने से खुद से मेहनत नहीं करते हैं, हमने मेहनत करने के लिए लोग रखे हैं। जो हमेशा ज़िंदगी भर जिन्होंने मेहनत करके ही अपना जीवन यापन किया है, वो मेहनत का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज जो है मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं करती है। ये समाज उसका सम्मान करता है जो अपने हाथ से काम नहीं करता, जो दूसरों से काम करवाता है। स्त्रियां जो पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाया करती हैं, वो पानी भरने नहीं जाती हैं, वे घर में निकलती। घर जब तक कि लड़की वाले जो देखने आए हैं लड़कों को, वो जब तक वहाँ गांव से नहीं जाते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लोग मेहनत को छुपाना क्यों चाहते हैं? तो यही समाज की सच्चाई है। इस समाज में उसी का सम्मान है जो खुद से काम नहीं करता अपना, जो खुद से मेहनत नहीं करता। शारीरिक परिश्रम को यहाँ घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उसको छोटा समझा जाता है, ओछा समझा जाता है। बड़े बड़े डायलॉग्स बहुत चलते हैं समाज में, लेकिन वास्तविकता यही है कि मजदूरी करने वाले का सम्मान नहीं है इस समाज में, उसे कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाता है। इसीलिए गांव के लोग जो हैं उन सेठों ज़मींदारों की नकल करने लग जाते हैं। कुछ समय के लिए अपने को वैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी थोड़ा सम्मान मिले। बूढ़े लोग जिनके पांव कब्र में लटक रहे हैं, तो बड़े बड़े जो अमीर घर के लोग हैं उनको तो विवाह करने की सहूलियत है, वो चाहे जितने भी विवाह कर लें, इससे उनके आर्थिक स्थिति पर कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन उनकी नकल में जो है बहुत से बूढ़े क्या हैं, वो जो है लोगों से, नौकरों से या कोई भी मजदूर है, कुछ थोड़े से पैसे देकर उनसे अपने सफ़ेद बालों को चुनवाते हैं। सफ़ेद बाल निकालो, उम्र कम लगेगी, उन्हें फिर से विवाह करने की इच्छा है। तो ये इस तरह से एक समस्या हो गई इधर, जो समाज में लोग जो है मेहनत का सम्मान समाज में नहीं है। इसलिए जो है गरीब लोग जो हैं वो अमीरों की नकल करते हैं। क्यों करना चाहते हैं वो? क्यों वे अमीरों की तरह बनना चाहते हैं? क्यों उसकी तरह दिखना चाहते हैं? इसके पीछे का मूल कारण यही है कि समाज में जिसके पास धन संपत्ति है, जो अपनी मेहनत से काम नहीं करता, उसका सम्मान है। आदमी सम्मान चाहता है। यदि काम करने वाले, मेहनत करने वाले का सम्मान होने लगे तो मेहनत करने वाला मेहनत से जी नहीं चुराएगा, उसको गर्व से दिखाएगा कि मैं ये कर रहा हूँ काम। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या वो उधर दहेज की हो गई। फिर जो है अनमेल विवाह की भी एक समस्या है। ये बखेड़ा जो खड़ा होता है इतना, इस बखेड़ा खड़ा होने के मतलब ये उपन्यास में जो सुमन का जीवन नारकीय होता है, उस नारकीय जीवन के पीछे का एक कारण है अनमेल विवाह। तो दुहाजू से, उम्र में काफ़ी बड़े एक लड़के से, एक ऐसे आदमी से विवाह कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है उसको लिए दहेज का जुगाड़ नहीं होगा, या फिर और दूसरे किसी और कारण से हो सकता है। कई बार जो है छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, बहुत कम उम्र में, जैसा कि सुमन की माँ खुद चाहती थी, उसके पिता ने हालांकि होने नहीं दिया ऐसा। तो ये अनमेल विवाह होने से क्या होता है, दाम्पत्य में जो है वो सुख नहीं आ पाता है। जो शारीरिक बातें हैं, दो समान रूप से अगर जो है समवयस्क हो और उम्र में ज़्यादा फासला ना हो, तो एक दाम्पत्य जीवन का शारीरिक पक्ष भी है। किंतु शारीरिक पक्ष तो बहुत मजबूत है ही, इसके अलावा और भी है। मन का मिलन भी उस रूप में नहीं हो पाता है। हालांकि उम्र, एक अच्छे प्रेम संबंध के लिए उम्र जो है वो बिल्कुल लाजमी है, ऐसा नहीं है। बहुत गैप भी रहते हैं उम्र में, लेकिन ये क्या है, ये अपवाद स्वरूप चीज़ें हैं। ये कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर इस तरह से होता है, वो उम्र की सीमा नहीं रह जाती है। किंतु ये जो है मूल बात नहीं है। मूल बात यही है कि उसमें एक जो है मेल हो,
और मेल सिर्फ उम्र का नहीं है, बहुत सारी और दूसरी चीज़ों का भी, स्वभाव का भी तो मेल होना चाहिए, स्वभाव का भी मिलन होना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, मिलाते हैं क्या, जात मिलाते हैं। जाति क्या है, गोत्र मिलाते हैं कि ये गोत्र में है या किस वर्ण में है, तो ये इन चीज़ों का मिलान किया जाता है। लेकिन मन का मिलान होना भी ज़रूरी है, यानी लड़के का जो है वो किस तरह का लड़का है, लड़की किस तरह की लड़की है, क्या दोनों कंपैटिबल हो सकते हैं, दोनों का संबंध ठीक हो सकता है, ये देखना होगा। तो इस तरह से और भी कई तरह छोटी छोटी समस्याएं भी इसमें चित्रित की गई हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद जी का, ये उपन्यास नारी की पराधीनता पर केंद्रित है। नारी को पराधीन बनाने वाले, पराधीन बनाकर रखने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रेमचंद जी ने कटघरे में खड़ा किया है और उससे बचाकर, उससे नज़रें बचाकर, उस पाठकों से नज़रें बचाकर वो भाग नहीं सकते, इस रूप में उनको लाकर खड़ा किया है। और जब हम पढ़ते हैं इस उपन्यास को तो सुमन का जो चरित्र है वो हमारे लिए बहुत ही स्फूर्तिदायक होता है। वो जिस तरह से लड़ती है, अपने अपमान को वो सहन नहीं कर सकती, स्वाभिमान का ठुकराया जाना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो लड़ती है उससे। इस लड़ाई में भले ही वो घायल होती हो लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो एक एक कदम जो है उसका चरित्र निखरने लगता है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे प्रेमचंद के इस उपन्यास सेवा सदन में किसी और विषय को लेकर, टॉपिक को लेकर। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।